हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये रीजन की जैसे जावास्क्रिप्ट है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क चल रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर हो गया, अपना नेक्स्ट जेएस हो गया, बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बेस्ड है और बहुत सारी ट्रेंडिंग में चल रही हैं चीज़ें। बट आप अगर ये देखो कि ये सारी चीज़ें आप जैसे रिएक्ट में करते हो, एंगुलर में करते हो, ये सब आप जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो, राइट, प्योर जावास्क्रिप्ट में। क्योंकि बेस्ट जो भी ये फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरीज है, सब बेस्ड ऑन तो जावास्क्रिप्ट ही है ना, राइट। तो अपन आज ये जानेंगे कि इनका यूज़ क्यों करते हैं, मतलब इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो मैं आज आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि अपन को लाइब्रेरी का या फ्रेमवर्क का क्या फ़ायदा रहता है, और प्योर अगर उसमें बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तो उसका क्या डाउन साइड रहते हैं, या फिर क्यों नहीं बनाते अपन, ये सब चीज़ें। ओके, छोटा सा एग्जांपल लूँगा टू डू लिस्ट का, तो ये आपके सामने रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें आइटम ऐड कर सकते हो, मतलब टू डू लिस्ट में जो आइटम ऐड कर सकते हो वो नॉर्मल ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैं ऐड कर दूँ कि ऐड आइटम एंड बटन में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आइटम ऐड हो जाएगा, इसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। डबल क्लिक करूँगा अभी हट जाएगा। और ऐड और आइटम्स ऐड कर सकता हूँ, ऐड मोर आइटम, ये ऐड हो जाएगा। मैं डिलीट कर सकता हूँ इनको, ये हो जाएगा। ये बनाने वाले हैं अपन दोनों चीज़ों को यूज करके। पहले तो अपन बनाएंगे प्योर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, फिर बनाएंगे अपन इसका एंगुलर का यूज़ करके, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका कोड, जो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। ये रहा, ये है प्योर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, जो प्योर जावास्क्रिप्ट के फोल्डर बनाए उसके अंदर index.html फाइल बनाई मैंने, यानी ये अपने थोड़ा बहुत कोड लिख लिया। तो इसमें कुछ नहीं है, ये हमने ये थोड़ा सा HTML का स्ट्रक्चर है जिसमें H1 इनपुट वगैरह दे रखा है, इसका आईडी दे रखी है ये वाली 2-3, और ये स्क्रिप्ट को मैंने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। अभी ये अपने काम की नहीं है, मैं इसको कमेंट करता हूँ, बट ठीक है, अभी मैं कमेंट करता हूँ, अपने काम की नहीं है। अभी स्क्रिप्ट फाइल पे ध्यान दो आप। और ये इसकी स्टाइलिंग है थोड़ी बहुत जो कि मैंने कर रखी है, एंड फिर ये स्क्रिप्ट करा कोड। अब मैं आपको समझाता हूँ। कुछ नहीं कर रखा मैंने, सबसे पहले एक इवेंट लिस्ट में लगा रखा है कि जब पूरा कंटेंट लोड हो जाए तब वो इसके कोड के अंदर का कोड है उस फंक्शन अनोनमस फंक्शन को चला दे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले मैंने इस फंक्शन में क्या कर रखा है कि तीनों वेरिएबल्स को लिया है। अब वेरिएबल्स के अंदर मैंने उन तीनों एलिमेंट्स को उठा रखा है। कौन कौन से एलिमेंट्स को, इनको इनपुट को, बटन को और यूएल लिस्ट को, ताकि मेरे काम आएगी। तो मैंने सबसे पहले उनको ले लिया एक उसके अंदर, ठीक है। अब मैंने इवेंट लिस्ट ऐड करा बटन के ऊपर कि भाई बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जैसे अपन क्या करते हैं ऑपरेशन के ऊपर होगा, एड बटन पे क्लिक करो तो यहाँ पे जो भी वैल्यू डाल रखी है वो मैं यहाँ पे अपेंड करना चाहता हूँ लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो मैंने इवेंट लिस्ट ऐड कर दी क्लिक वाला इसके ऊपर। उसने कुछ नहीं किया, वो सबसे पहले तो उसने वैल्यू निकाली, टू डू इनपुट के अंदर से जो वैल्यू उसको निकाला। अब चेक करा कि भाई अगर एम्प्टी नहीं है तो उसको एड टू डू आइटम में कर दो, डाल दो। तो अब एड टू डू आइटम फंक्शन बना रखा है मैंने, वो क्या करता है जो भी वैल्यू तो लेगा, एक एलिमेंट एक एल आई क्रिएट करेगा, नहीं उसके अंदर टेक्स्ट डाल देगा, फिर एक बटन क्रिएट करेगा, उसके अंदर इवेंट लिस्टनर लगा देगा, क्योंकि अपने वो बाद में काम आएगा ये टॉगल वाला। अब जैसे कि मैं बता रहा था आपको यहाँ पे एड आइटम, अब जैसे कंप्लीट पर क्लिक करने वाली जो लाइन आ जाती है ना क्रॉस वाली, ये काम करने के लिए अपन ये इस क्लास के थ्रू करेंगे, जिसमें बेसिकली क्या करेगा इवेंट लिस्टनर, जैसे कंप्लीट बटन में क्लिक करेगा तो ये क्या करेगा, इस उठाएगा टॉगल कर देगा कंप्लीट क्लास को, मतलब कंप्लीट क्लास को ऐड कर देगा अगर है तो वहाँ ऑलरेडी, नहीं है तो, और अगर वहाँ पर कंप्लीट क्लास ऑलरेडी है तो उसको रिमूव कर देगा। अब जैसे मैं दिखाता हूँ लाइव एक्शन में कैसे क्या बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये ले लो, मैं लेता हूँ यूएल के अंदर इस लाइन। अब जैसे अभी कंप्लीट क्लास यहाँ पे ऐड है, ठीक है। आप पर अभी देखना, आप यहाँ पे कंप्लीट क्लास ऐड, अभी देखना कंप्लीट वापस क्लिक करता हूँ। अब मैंने क्या बोला था, टॉगल का मतलब होता है भाई अगर है तो हटा देगा और नहीं है तो लगा देगा। तो अभी है ऑलरेडी क्लास, यहाँ पे क्लास टॉगल कंप्लीट है ना, तो मैं वापस क्लिक करूँगा इस पर, देखो इसने यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया तो मतलब वो जो सी एस एस अपन ने लगा रखी थी वो भी हट जाएगी, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, ये कोड ये काम करेगा। तो उसका बटन बना रहा है अपने कंप्लीट वाला। एंड दूसरा फिर है डिलीट वाला, जो कि अपन यहाँ बना रखा है कि डिलीट पे क्लिक करोगे तो वो उसको डिलीट कर देगा। तो कुछ नहीं करेगा वो, जिस भी चाइल्ड पे या फिर जिस भी लिस्ट आइटम पे अपन क्लिक करेंगे तो वो उसको लेगा, इसको बोलते हैं इवेंट बबलिंग, एंड उसके थ्रू इसको कैप्चर करके और उस एल को पास करके वो उसको डिलीट कर देगा वो। और फिर अपन ने उन तीनों को अपेंड कर दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आ जाएगा अपना आइटम, फिर कंप्लीट बटन और डिलीट बटन एक लिस्ट के अंदर आ जाएंगे पूरे ये। तो ये अपना थोड़ा सा कोड जो ऐसे फंक्शन कर रहे हैं, अब ये सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं पहले उसको कर देता हूँ। अब देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे वार ए 10 करके, ठीक है। और एक दूसरी स्क्रिप्ट फाइल बनाई है, उसके अंदर वार ए नाम का वेरिएबल बना रखा है और इसकी वैल्यू मैंने 20 कर दिया। अब मैं इसको कमेंट कर देता, अनकमेंट कर देता हूँ वापस से, तो अपने काम आने वाला है।
तो आपको क्या लगता है क्या होगा? तो सबसे पहले कोड कैसे काम करता है HTML का, इसको नहीं फर्क पड़ता कितनी फाइल से जावास्क्रिप्ट की, ये सिर्फ एक फाइल को समझता है, उसको पूरे कोड को लेता है और वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट फाइल को रन करेगा ही, तो स्क्रिप्ट फाइल में जाएगा और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, एंड बाकी कोड रन कर देगा आगे। फिर स्क्रिप्ट 2 में आएगा, यहाँ पे भी मैंने वोवर नाम से एक वेरिएबल बना रखा है, उसकी वैल्यू 20 कर रखी है। तो होगा क्या, जब यहाँ पे प्रिंट करेगा ना तो एक की वैल्यू 20 हो गई। आप देखो, मैं कौन-सा करके दिखाऊँ, देखो ये 20 आ रही है यहाँ पे। पर एक अब आपने देखा ये चीज़, अगर आप मान लो, ये तो चलो मैंने एग्जांपल के लिए इस स्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पे स्क्रिप्ट इनलाइन स्क्रिप्ट बना के मैंने कर दिया। आप सोच सकते हो कि मान लो मैं कोई नया कोड बनाता, मतलब नई एक स्क्रिप्ट फाइल बनाता, उसके अंदर मैं कुछ कोड मैं यूज़ कर रहा होता एक को कहीं और, तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि एक की कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ मैं। समझ रहे हो आप कि भाई, और मेरे को ये भी नहीं पता लगता चेंज कहाँ हुई। कल को मान लो कोई नया डेवलपर आया, उसने कहीं और, क्योंकि इतना सा कोड तो नहीं होगा ना, ऑब्वियसली टू डू लिस्ट बनाएंगे नहीं हमारे बार, बहुत सारे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड कोड होते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे चेंज हो रही है, कौन चेंज कर रहा है। कल को मैं आया, मेरे को नहीं पता कि यार कौन सी फाइल में वेरिएबल है, मैंने यहाँ कुछ करा एंड कुछ चेंज कर दिया मैंने अपने फायदे के लिए, भाई मेरे को नहीं पता था, और उसकी वजह से पूरा कोड का स्ट्रक्चर खराब हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 20 आ रही है, जबकि मेरे को मान लो इसमें जब मैं ए की वैल्यू 10 लिख रहा था तो मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे, राइट। बट अब क्या हो गया कि इस स्क्रिप्ट ने उसको चेंज कर दिया, और मेरे को ये भी नहीं पता कि अभी मेरे को तो दिख रहा है कि मैंने चेंज करा है, बट सोच सकते हो आपकी 15-20 फाइलें होती और बहुत बड़ा कोड बेस होता, तो आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या चेंज हो रही है, राइट। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसके वजह से ही अपन क्या है, ये जो जितने भी अपने ये क्या बोलते हैं, अभी मैं लॉग इन फंक्शनलिटी ऐड करनी हो, या फिर आपको डायनामिक राउटिंग करनी हो, या फिर रिफ्रेश वाला एजेक्स का जो काम करते थे अपन पहले कि भाई विदाउट रिलोडिंग आप प्रोडक्ट्स ले आओ बैकएंड से, वो हो जाएगा काम बिल्कुल, बट वो कोड इतना लेंथी हो जाता है और इतना अनमेनेजेबल हो जाता है कि आपको समझ में, कोई नया बंदा आएगा ना, उसको समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या काम, कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है, और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि अभी ये ऐसे कर रखा है मैंने काम पर, ये कोई क्या बोलते हैं फंडामेंटल वे नहीं है इसको करने का कि भाई इस तरह से ही काम होगा। आप चाहो तो इनको यहाँ ले लो, बाहर आपकी मर्जी जो लिख सकते हो, आपको कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। इसकी प्रॉब्लम यही होती है, प्योर जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का नुकसान सिर्फ यही है कि मैनेजेबल नहीं होता कोड, बिल्कुल भी काम कर सकते हो आप अगर चाहो तो आप, बट वो मैनेजेबल नहीं होगा, स्केलेबल बिल्कुल नहीं है। बट वहीं पे अब ये प्रॉब्लम होगी, अब मैं आपको बोलूँ कि अपने को एक लॉगिन फंक्शनलिटी ऐड करनी है, मीनिंग कि भाई ये जो टू डू लिस्ट अभी डायरेक्ट क्या कर रहे हो, मान लो ये वेबसाइट आपने गए, लॉगिन करा, सॉरी आप वेबसाइट पे गए एंड आपने रिलोड करा इसको, एंड ये आपके सामने टू डू लिस्ट आ गया, और आप जाके ऐड कर सकते हो, ऐड आइटम, आपने गए और ये हो गया आपका काम। बट मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर आप पहले बंदे हो जो यहाँ पे वेबसाइट पे आए हो, तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप इस पेज पे रिडायरेक्ट होगे। मान लो ये फंक्शनलिटी अपने को ऐड करनी हो लॉगिन वाली, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, आप बस एक कुछ फंक्शन वगैरह बनाओगे एंड कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाओगे। तो आप सोच सकते हो कि यार कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई मैं कैसे करूँ स्टार्ट, आपको रूल तो है नहीं कि कैसे करना है। तो आपकी जो आपको जो सही लगता है, मान लो आप एक डेवलपर हो, जो आपको सही लगता है, जो आपको पता है, जितनी आपको नॉलेज है, आप उस हिसाब से कोड कर दोगे। पर वो कल को दूसरा डेवलपर आता है, उसको हम काम देते हैं कि भाई कुछ और काम फंक्शनलिटी ऐड करनी है, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, तो स्टाइल डिफरेंट होगी, तो कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी अनमैनेजेबल अनस्केलेबल बड़े एप्लीकेशन के लिए। अब क्योंकि इतना खतरनाक जावास्क्रिप्ट है और इतना प्यारा है और इतना लिटरली इतनी चीज़ें अपने को देता है, तो अपने फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज क्या है, सबसे यही करती है कि वो क्या है, अपने को एक वो प्रोवाइड करके देती है, एक स्ट्रक्चर। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि वाई डू वी नीड रीड, कि भाई उसका एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर, मतलब आपको कुछ चेंज करना है तो आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट में आप चेंज करोगे। सेम ऐप एंगुलर का ले सकते हो, एंगुलर फ्रेमवर्क में आता है कि आपको कुछ चीज़ें करनी है तो आपको एक पर्टिकुलर तरीका है, उस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, कंसिस्टेंसी बन जाती है। तो मतलब अगर नया हूँ, चाहे कोई और डेवलपर है, उसको पता है कि भाई एंगुलर में काम हो रहा है इस पर, तो यहाँ एंगुलर में काम करने का रूल होता है और उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो वो उसको फॉलो करेगा, तो उसको इतनी वो नहीं होगी, क्या बोलते हैं, स्केल बहुत अच्छे से हो जाएगा कोड आपका, या फिर उसको इतनी क्या बोलते हैं डिफिकल्टी नहीं आएगी, या फिर ऐसे नहीं कोड अनमेनेजेबल नहीं बन जाएगा कि भाई समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि स्ट्रक्चर है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सेम एप्लीकेशन एंगुलर के अंदर। तो ये रहा आपका वो सेम टू डू एप्लीकेशन है, बट ये एंगुलर के अंदर है। इसमें भी आप वही सेम काम कर सकते हो, एड आइटम वगैरह
कंप्लीट सेम है, ये इधर प्योर जेएस में और ये एंगुलर के अंदर, तो आपको समझ में आ गया सेम काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कोड दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहा इसका कोड। आई नो आप क्या सोच रहे होंगे कि भाई एक छोटा सा टू डू एप्लीकेशन बनाने के लिए इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं, क्या ज़रूरत थी, क्योंकि भाई कितनी सारी फाइलें हैं, कितनी सारी जेएस, क्या पता नहीं क्या क्या आपको दिख रहा होगा, जो कि करेक्ट। ऑब्वियसली अपन एक एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसलिए पर टू डू लिस्ट नहीं बनाने के लिए एंगुलर तो यूज करेंगे नहीं अपन, आई होप यू नो दैट राइट। बट इसमें आपको दिखाता हूँ, इसमें आप क्या रैंडमली कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसको इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कंपोनेंट और मॉड्यूल्स का, जो कि अगर आपको पता होगा तो रीज़न ये है कि मान लो अभी मैंने को बनाया था मैंने अभी ये, तो मैंने क्या किया सबसे पहले तो ये आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल आप देख रहे होंगे यहाँ पे सीएसएस अलग है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल अलग है, और एक एप नामक फोल्डर के अंदर है। तो एचटीएमएल मैंने कुछ नहीं करा, ये देखो ये लिख रखा है सेम। इसमें क्या है बहुत सारी चीज़ें क्या बोलते हैं अपने को प्री डिफाइंड मिलती कि आप बस यूज़ करो। जैसे कि अपना क्या काम रहता है, जैसे इनपुट से क्या कर रहे थे पहले वहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर कि इनपुट को ले रहे थे फिर उसकी वैल्यू निकाल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है टू वे बाइंडिंग, तो जैसे वो इस तरह करते हैं। अब ये क्या करेगा कि इसको इस वेरिएबल में बाइंड कर देगा इस कंपोनेंट के टीएस फाइल में। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको बना रखा है यहाँ पे, तो ये उस इस जगह पे बाइंडिंग है, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाकर अपडेट कर देगा, इसके अंदर वैल्यू के अंदर जाकर अपडेट कर देगा। ये सब हो रहा है सिस्टम से, CSS है उसका, और ये तो क्या टेस्टिंग फाइल वाली, और ये राउटिंग वगैरह आपको करनी है, फिर वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, अपन तो अपन इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो इसमें क्या हो रहा है, अब इसको बोलते हैं टू वे बाइंडिंग। मतलब जैसे अपना काम कर रहे थे ना वहाँ पे कि पहले तो इनपुट्स को ले रहे थे अपन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करके या फिर क्वेरी सेलेक्ट करके, जो भी आप लेते हो वो ले रहे थे राइट। यहाँ पे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे आप टू वे बाइंडिंग का यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि इनपुट के अंदर जो भी अपन चाहते हैं जो भी वैल्यू डालेंगे, वो क्या होगा कि यहाँ पे जो बना रखा है अपन ने इन न्यू टू, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा दोनों तरफ। यहाँ पे अगर कुछ चेंज करते हो आप, जैसे मान लो अभी मैं आपको एक दिखाऊँ तो कुछ नहीं है यहाँ पर राइट वैल्यू, बट यहाँ पे मान लो कुछ चेंज करते हो, ये दोनों तरफ से टू वे बाइंडिंग। मतलब अगर यहाँ पे कुछ डालते हो, जिसमें रैंडम ये कुछ डाल दिया मैंने, तो ये क्या होगा वहाँ पे दिखेगा, ये देखो ऑटो, जो कि मैंने यहाँ टाइप नहीं करा, ये वहीं से आ रहा है। मैं इसको रिलोड करता हूँ वापस आ जाएगा ये, देखो क्योंकि ये वहाँ से आ रहा है, इस फाइल से आ रहा है, मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे चेंज करूँगा तो वहाँ पे दिखेगा, और वहाँ पे कुछ चेंज करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा। तो अपना गोल यही तो है कि भाई यहाँ पे कुछ वैल्यू डाले, मान लो जैसे मैं डालता हूँ, तो ये अपने को चाहिए वहाँ कोड करना, क्योंकि अपने को इसको यूज़ करना है इस इन्फॉर्मेशन, और अपने को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये सब हो गया। दूसरी चीज़, ये ऐप कंपोनेंट है, ये इसकी क्लास है, ये सब यहाँ से स्टार्ट करो आप। तो सबसे पहले तो आपने बनाया इंटरफेस। अब ये एक तरीका होता है कि भाई आपका एक क्या बोलते हैं एक वो डिफाइन कर दो, क्या बोलते हैं स्कीम टाइप डिफाइन कर दो कि आपका जो टू डू लिस्ट है वो दिखेगा कैसे। तो भाई उसमें कुछ नहीं होगा, टेक्स्ट होगा जो कि ये रहा। यहाँ पे जब मैं ऐड करूँगा एड आइटम, सॉरी आइटम मीनिंग गलत होगी, बट ये हो कि एड आइटम में टेक्स्ट होगा और एक अपना कंप्लीट है नहीं कंप्लीट ये होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो आपने वो बना दिया कि ठीक है ट्रू फॉल्स में डाल देंगे उसको। अपन ने इसको ये भी डिफाइन कर दिया भाई दिखेगा कैसे, भाई टेक्स्ट हो, टेक्स्ट जो होगा स्ट्रिंग का होगा और कंप्लीट होगा बुलियन में होगा, ग्रेट। और ये इसके अंदर अपन ने डिफाइन कर दिया ये कि भाई अगर मेरे को इस कंपोनेंट को यूज़ करना है तो ये आपको यहाँ नाम लिखना पड़ेगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर आप जाओगे कहीं और जाके इसको यूज़ करोगे तो आपको जैसे यहाँ पे इसको यूज़ हो रखा है, यहाँ पे कहाँ पे गया वो, ये देखो ए फ्रूट कंपोनेंट यहाँ बन रखा है यहाँ पे, है ना। और उसका नाम अपन ने क्या लिखा है सेलेक्टर का ए फ्रूट, और अपन ने उस ए फ्रूट को यहाँ पे यूज़ करा है। तो उस कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए आपको ये नाम लिखना पड़ेगा। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये स्पेसिफिक रूल है, समझ रहे हो, सिलेक्टर में लिखना ही पड़ेगा, उसी को यूज़ करना पड़ेगा, आप कुछ अपने मन से नहीं कर सकते। तो अगर मैं आप शायद इसको कोड करूँ या कोई भी कोड करे, उसको पता है कि भैया मेरे को इस कंपोनेंट को यूज़ करना है, तो यहाँ पे सिलेक्टर में जो लिखा हुआ है वही मुझे यूज़ करना पड़ेगा। एक रूल है टेम्पलेट यूआरएल कि इस कंपोनेंट का जो ये भी सारी वैल्यूज़ है, जैसे यहाँ पे ये टू डूज है, न्यू टू डूज है, टू डूज है, जो भी डाटा है वो मुझे इस टेम्पलेट के अंदर चाहिए। तो ये टेम्पलेट यूआरएल में उसमें ऑटोमेटिकली ये डाल देगा डाटा, मतलब अवेलेबल है बेसिकली। स्टाइल यूआरएल में सेम है कि भाई आप CSS बाइंड हो जाएगी आपके इस कंपोनेंट के साथ, सब कुछ बाइंड हो गया। अब ये कंपोनेंट इसके अंदर आपने बना दिया नॉन न्यू टू डू और टू डू। तो होगा क्या कि अगर आप इसमें जाओगे ना ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में, तो यहाँ आपको अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे अपन ने यूज़ कर रखा है कि भाई वो टू डूज के अंदर क्या है, एक लिस्ट है कि भाई अगर इसमें जितने भी लिस्ट में ना वो यहाँ दिखा दो। दिखाने के लिए वही एक तरीका होता है इसमें करने का, लूप चला दो। लूप कैसे चलाते हैं, ये उसका सिंटैक्स है एंगुलर का, केस लूप चलता है लेट टू डूज ऑफ टू डूज के अंदर से निकाल के टू डू टेक्स्ट लिख देगा, फिर बटन वगैरह सब कुछ ये ऑटोमेटिकली कर रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पर इसके सबसे बड़ा फायदा ये कि
आप चाहे आप मैं करो चाहे आप करो, या आपको ng4 लिखना ही पड़ेगा लोग चलाने के लिए, यही आप करोगे। तो आप अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी लगा सकते हो, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। तो एक सिस्टम बन गया, एक तरीके से स्ट्रक्चर है कि भाई ऐसे काम करेगा। दूसरी चीज़, टू डू से रिलेटेड जो भी मेथड वगैरह जब आप बनाने, सब एक जगह बनाओ। इस कंपोनेंट ने बना दिया आपने। अब एड टू डू हो गया, वही इसमें अब जैसे मैंने बोला टू वे बाइंडिंग है, तो मतलब जो भी इनपुट में अपन डालेंगे, जैसे यहाँ मैं डेटा डाल रहा हूँ तो वो यहाँ अपडेट कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो मैं इसको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कि भाई अगर इसमें जो वैल्यू है वो ट्रिम कर करा के भाई एम्प्टी नहीं है, मतलब वैल्यू है, तो एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो वैल्यू एंड कंप्लीट में फॉल्स डाल रहा हूँ। शुरुआत में बाई डिफॉल्ट अपन फॉल्स से डाल रहे हैं और न्यू टू डू कर दिया मैंने एम्प्टी, ताकि वो इनपुट भी एम्प्टी हो जाए। ठीक है, टॉगल कंप्लीट में वही सेम चीज़ टॉगल ले रहा हूँ, और ये टू डू लेगा एक, और ये चेक करेगा कंप्लीट में अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, उल्टा करेगा। डिलीट में सेम चीज़ टू डू लेगा एंड फिल्टर कर करा के बाकी इसमें से टू डू डिलीट कर दिया। फिल्टर क्या काम करता है कि भाई जो कंडीशन मैच नहीं हुई है उसको यूज़ नहीं करेगा, बाकी उसके बाद सारी चीज़ों को यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो ये अपना एप्लीकेशन करोगे। अभी तक कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। ऑफकोर्स ये थोड़ा सिस्टमेटिक है, आपको कोड ज़्यादा बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, अगर आप बिगिनर हो तो आपको लग रहा होगा कि यार एक टू डू एप्लीकेशन बनाने के लिए इतना माथापच्ची करनी पड़ी है। बट अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, एक और मुझे फंक्शनलिटी ऐड करनी है साइन अप की, तो पहले अपन कंफ्यूज हो गए थे ना। अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। एन जी जनरेट, जनरेट का जी, कंपोनेंट का सी, एंड मैं इसको ले लेता हूँ ओथ करके, कि भाई मुझे ऑथेंटिकेशन नाम की एक फंक्शनलिटी ऐड करनी है जिसमें मेरे को लॉगिन साइन अप वगैरह करना है अपना। तो भैया ये एक कंपोनेंट बनाओगे आप, अभी आप देखना इसमें ऐप के अंदर आपको एक कंपोनेंट बना के दे देगा। ये एक तरीका होता है कंपोनेंट जनरेट करने का एंगुलर के अंदर। अब आप देखना इसमें क्या क्या चीज़ होती है, और ये सब बाय डिफॉल्ट होती है क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, राइट। जैसे ये बन गया फोल्डर अपने अंदर, उसके अंदर देखो आप नोटिस करोगे 1 2 3 4 फाइलें बनी, सी एस एस, एच टी एम एल, ओस डॉट कंपोनेंट डॉट इस पर ये टेस्टिंग फाइल है, और एक कंपोनेंट डॉट टी एस। इसका सारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी सब कुछ देखो ये ऑटोमेटिकली एक ओथ करके बना हुआ है। डॉट एच टी एम एल लिंक है, स्टाइल ये लिंक बाई डिफॉल्ट आता है सब कुछ। अब ये आपका ऑथेंटिकेशन रिलेटेड सारा काम इसमें होगा। तो आप समझ रहे हो कि स्ट्रक्चर है। तो कल को आपको कोई बंदा आता है नया काम करता है, वो नए तरीके से काम कर रहा है या फिर उसको नई फंक्शनलिटी पे काम करना है, तो एक आपके ये जो कोड आपने करा है मान लो इसके अंदर, और इसके अंदर आपने कुछ यूज़ कर रखा है ये न्यू टू डू, कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। लिटरली लाइक ये पूरा ऐसे कैसे अलग कंपोनेंट है, वो कोड उसका अपन जो ऑथेंटिकेशन यहाँ बनने वाले हैं वो कतई अलग है, डिफरेंट है। एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इनको। ऑफकोर्स डाटा कैसे पास करते हैं एक दूसरे से वो सब भी चीज़ें आती है, और उनका भी एक तरीका होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना स्ट्रक्चर तरीके से हो गया, कितना मैनेज हो गया। एंड अगर मेरे को एक बार बस ट्रेनिंग देनी है बस कि भाई हाँ एक बार मेरे को कोर्स करना है एंगुलर का, ताकि मेरे को एक आइडिया लग जाए कि एंगुलर पे काम कैसे होता है, ताकि अगर मैं कल को किसी और कंपनी में जाता हूँ तो मैं वहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरे को ये नहीं वहाँ बताने की जरूरत नहीं कि ऐसे काम होगा, क्योंकि एंगुलर के रूल्स है। मेरे को काम करना है तो मैं ऐसे करूँगा ही, मेरे को ऐसे ही करना है। मेरे को कल को कुछ नया फील्ड ऐड करना है, कुछ भी फंक्शनलिटी ऐड करनी है, तो सारा काम यहाँ पे होगा। तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। शुरुआत में ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कोड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक तरीका है इसके अंदर, और इसी रीजन की वजह से कि भाई मैनेजेबल, स्केलेबल, एंड एक क्या बोलते हैं उसको एब्स्ट्रैक्शन, एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर ऐड हो जाती है अपने फ्रेमवर्क लाइब्रेरी के थ्रू, और आप कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी पे आप काम कर पाते हो, रेदर देन चिंता करने की बजाय कि यार डोम में कैसे मैं इंप्लीमेंट करूँगा, डोम में कैसे मैनिपुलेट करूँ, कैसे डाटा को दिखाऊँ, ये वगैरह करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे कोई भी चेंज करोगे, इसके अंदर इंटरनली सब कुछ सेटल है। आप जो भी चेंज करोगे आपको बस कुछ तरीके से कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, ताकि अगर आपको डाटा स्टेट आपके एप्लीकेशन की चेंज होती है तो पहले आपको मैनुअली करना पड़ता है सारा काम। भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर करते तो आपको खुद को बताना पड़ता है हर जगह जा जाकर कि भाई यहाँ पे ये चेंज हुआ है तो इसके चेंज होने से क्या क्या रिएक्शन होगा एप्लीकेशन का, आपको खुद डिसाइड करना। एंगुलर ने फ्रेमवर्क में सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब आपको सिर्फ स्टेट चेंज एक रूल के थ्रू फॉलो करोगे ना, तो स्टेट जैसे चेंज होती है ना पूरे बाकी जिन जिन कंपोनेंट पर डिपेंडेंट है ना, वो उन सबको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो आपको काम बस एक बार थोड़ा सा लर्निंग कर्व है थोड़ा सा, वो उसको बस पार करना है, बाकी उसके बाद कोई टेंशन, सारा काम एंगुलर फ्रेमवर्क लाइब्रेरी होती है इसलिए संभाल लेती है। और दैट इज़ द रीज़न कि अपन इन सब का यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी और प्योर जावास्क्रिप्ट का यूज़ इसलिए नहीं करते। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट वो एक घूम रही है कि देखो एक कोई भी कंपनी है उसको चाहिए कि ऐसा प्रोडक्ट बने जो जिससे कोड स्केलेबल हो, मैनेजेबल हो, और अच्छे से अपन डिबग कर पाए। अब मेरे को कल को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ चेंज कर चेक कर लूँगा भाई ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं अच्छे से टेस्ट कर सकता हूँ हर कंपोनेंट को। भाई मेरे को पता है यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो कौन सी कंपोनेंट में आ रही है, तो अच्छा उसका कोड उस कंपोनेंट में लिखा हुआ है तो मेरे को पता है यहाँ पे कहीं इतनी कहीं दिक्कत है। मेरे को और फाइल से शेयर नहीं देखती, वहाँ जावास्क्रिप्ट में से कुछ पता नहीं है भाई कहाँ पे कौन सी चेंज हो रहा था, कोई भी चेंज कर दिया, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, राइट, वो प्रॉब्लम थी। तो दैट इज़ वाई वी डोंट यूज़ प्योर जावास्क्रिप्ट फॉर बिगर एप्लीकेशन, रेदर देन वी रिलाई ऑन एंगुलर हो गया, लाइव अपना रिएक्ट हो गया, कुछ भी इन चीज़ों पे अपन रिलाई इसलिए करते हैं क्योंकि एक अपने को प्रॉपर वे प्रोवाइड करते हैं जिससे अपन मैनेजेबल, स्केलेबल एंड एब्स्ट्रैक्शन
अच्छे से ऐड कर पाते हैं और कोड को अच्छा लिख पाते हैं, प्रोफेशनली कोड को लिख पाते हैं जो अच्छे से टेस्टेबल है एंड सिक्योर कोड, राइट। So yeah, that's it in this video. I hope you like it and thank you so much.